Good evening, all of you. We will start with our today's lecture. I had some issue, like we had some lot of electricity fluctuation today. So I was thinking of taking it for 30 minutes or so and just trying to cover up only some part pending from the 10th standard syllabus. But then instead of going for that, I will go for the constellation because Dr. Pikle is present today. So let's not waste much time. I'll get into the direct presentation part, and we will start discussing the today's topic. That one constellation we are using, we have chosen today is about. um, I hope my screen is visible. Let's see. Okay, you can put in chat box. I think it's visible. That's its problem sometime. Hold on. Some, okay. So this is today's topic. I'll be talking to you on this is something acknowledgement, and this is lecture number 22. Now let's get to the important part. I'll be talking to you on Perseus, that is Yayati. Yayati constellation is very important because it becomes a part of that group which has got Andromeda, it has got Cassiopeia, it has got Vishaparva, that is Perseus. So this constellations we have studied partly. Now we'll get into the pending part, that is Perseus, and then we'll go for the 10 syllabus. As you all know, I have some question for you. बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, तो चैट बॉक्स में आपको लिखना है कि ये जो मैंने आपको चित्र दिखाया है, इसमें इम्पोर्टेंट चीज क्या है। इसमें एक टाइम बताया गया, स्काई इन पनवेल एट 15.07 आवर्स ऑन 20 मार्च 2021। क्या है ये पर्टिकुलर चित्र के बारे में अगर मैं पूछूं कि व्हाट एग्जैक्टली दिस particular slide or the picture or photo or the image represents, and what will be your answer? चलो चलो जल्दी, अभी हम लोग के जितने क्लास हुए उसके हिसाब से आपको सेकंड भी नहीं लगना चाहिए कि ये क्या है। ओके, चलो चलो, नोबडी इज राइटिंग इन चैट बॉक्स, जल्दी कीजिए। ये आप लोगों का प्रॉब्लम है, आप पढ़ नहीं रहे हो। ओके, दैट्स नॉट करेक्ट। ओके, फिर मेरी मेहनत का कोई मतलब नहीं होता है। तो ये क्या है? तो ये है वर्नल इक्विनॉक्स। आपको याद होगा पिछले के पिछले क्लास में हमने इसके ऊपर काफी डिटेल में बात की थी, एंड वी टॉक दैट 20 तारीख को दोपहर को 3:07 पे सूरज जो है वो वर्नल इक्विनॉक्स पे होगा। तो उसी समय वी विल एंटर इनटू वन सीजन कॉल्ड स्प्रिंग। स्प्रिंग की शुरुआत वर्नल इक्विनॉक्स पे होती है, मतलब इक्वल डे इक्वल नाइट के आगे जब दिन बड़ा होने लगेगा, किसके लिए? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए। ये सारी चीजें आपको याद रखनी चाहिए। ये जो लोकेशन यहाँ बताया गया है डाइसेस के अंदर है, तो आपको ये अच्छे से क्लियरली मैंने पिछली बार बताया था जब हम लोग पाइसेस कॉन्स्टेलेशन कवर कर रहे थे। ओके, आई विल नॉट वेस्ट मच ऑफ टाइम हियर। टुडे विल बी स्टडिंग अबाउट परसियस। आपने इतने सारे कॉन्स्टेलेशन किए हैं, और पिकड़े सर ने डाले भी थे मेरे सवाल का जवाब कि कितने कॉन्स्टेलेशन हमने अब तक पढ़े। बट उसमें उन्होंने गलत जवाब दिया था, क्योंकि हमने कुछ कॉन्स्टिलेशन नहीं पढ़े, वो भी उन्होंने लिस्ट में डाले थे। तो आपको हमेशा मेरा जो लेक्चर हुआ उस वीडियो को रेफर करना चाहिए, क्योंकि उसमें मैं बहुत ही अच्छे से नोट्स बना के फिर उसको आपको समझाता हूँ। तो आज हमने इतने सारे खत्म किए हैं, बट ये बाकी है। तो दिस इज दैट कॉन्स्टिलेशन परसियस, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्स्टिलेशन। उसका संबंध हर माइथोलॉजी से है, हर संस्कृति से है। तो ये अलग डेट का मैंने बनाया हुआ, मैंने स्टेलेरियम का लिया हुआ स्नैपशॉट है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि परसियस किस तरीके से दिख रहा है, कितने सारे तारे जो है वो एक्चुअली ब्राइटर वन है। तो ब्राइट होने के कारण ये आसमान में अच्छे से दिखता है। तो अभी चलेंगे आगे। ये है एक्चुअल उसका विजुअल इंप्रेशन। लाइन डायग्राम को आप भूल जाइए, जो स्टार दिखाए वो दिए रहे वो इस तरीके से होते हैं। तो थोड़ा जान भी लेते हैं परसियस के बारे में।
Perseus is an ancient Greek hero who was known for defeating Medusa. अभी मेडुसा की स्टोरी आप सबको पता होगी तो मैं उसमें ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, थोड़ा बहुत टच करूंगा। इस परसियस कॉन्स्टिलेशन की खासियत ये है कि इसमें फेमस स्टार है अल्गोल, दैट इज कंटेन्ड इन दिस कॉन्स्टिलेशन और इज एक्चुअली हेड ऑफ मेडुसा। तो हेड ऑफ मेडुसा आपको दिखा देते हैं, पीछे आएंगे। ये आपका चित्र है परसियस का, जो वाई शेप था ना उसमें। और इस जगह पे जो तारा है वो इस हेड ऑफ मेडुसा, मतलब आपको दिख रहा भी होगा, उसमें एक तारा दिख रहा है, देखिए, है ना, उसकी आंख में, वो जो है वो अल्गोल है। ये बहुत ही फेमस तारा है। ओके, तो सर में भी है उसके, वो ब्राइटर वन है, दैट इज अल्गोल। तो ये आपको दिख रहा है, ये कॉन्स्टिलेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि ये अल्गोल जो है वो कुछ बहुत सारे अलग तारों को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने जैसे आपको बताया स्टोरी शुरू करते करते कि ये परसियस नाम का वॉरियर है, और उसने मेडुसा का धड़ जो है धड़ अलग कर दिया है। तो वो करने की प्रक्रिया में उसको बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ा, उसका हम यहाँ पे विल टच अपॉन दैट, यहाँ पे हम थोड़ा जिक्र करेंगे। ओके, तो भाई परसियस वो वॉरियर है जिसने मेडुसा का सर काट दिया था। द स्टार इज वेरी ब्राइट, कौन? अल्गोन, एंड रेडिश। Perseus circumpolar है, which means that it is visible to all observers throughout the year. Best time to look for it when sky is bright, night starry during the winter and spring time. तो अभी स्प्रिंग टाइम जस्ट एंट्री हो गई है हमारी, 4 दिन पहले स्प्रिंग में। Perseus is 24th largest constellation in night sky, occupying area of 615 square degree. It lies in the first quadrant of the northern hemisphere. I did not explain it because बहुत बार explain कर चुका हूँ. It could be seen throughout the year between plus 90 degree and minus 35 degree. Okay. It is bordered by all Andromeda, Aries, Auriga, Camelopardalis, Cassiopeia, Taurus, Triangulum, सारी चीजें हमने कवर कर दी। ब्राइटेस्ट स्टार अल्गोल की बात की हमने। ये जो पर्टिकुलर कॉन्स्टिलेशन है उसमें एक एनुअल मीटियोर शॉवर भी होता है। पर्स पर्स एक मिनट, मैं इधर कुछ लोगों को एंट्री भी दे रहा हूँ, लोग टाइम पे नहीं एंट्री करते हैं। हाँ, तो इधर से जो मीटियोर शॉवर होता है उसको परसीड बोला जाता है। ओके, तो दिस कॉन्स्टिलेशन आल्सो कंटेन्स नोटेबल डिप्स का ऑब्जेक्ट, जैसे मेसियर 34 है, डबल क्लस्टर है, कैलिफोर्निया नेबुला है, और लिटिल डम्बल नेबुला भी है। परसियस में 6 तारे हैं जिनके कंफर्म तरीके से प्लैनेट है। ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ दिस कॉन्स्टिलेशन इज मिरफैक्ट, अल्फा पर्सी है, विथ अपरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ 1.79। आपको याद होगा पिछली बहुत सारी कॉन्स्टिलेशन में हम 3 4 की मैग्नीट्यूड में घूम रहे थे, यहाँ हम सीधा 1.8 के आसपास पहुंच गए हैं। परसियस में तकरीबन 8 तारे हैं जिनके प्रॉपर नाम रखे गए हैं, एंड जिसको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने अप्रूव भी किया है, जैसे कि अल्गोल है, अतीक है, बेरहनिया है, मेनकीब है, मिराम है, मिरफैक है, मिजाम है, एंड मिसोफोलियम है। तो ये जो तारे हैं इनको मैं आपको एक बार यहाँ दिखा देता हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या बोलूं। यहाँ देख सकते हैं आप, ये तो ये परसियस में मिरैम जो है वो बॉटम मोस्ट है, देन मिरफैक है, उसी लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे तो मेनकीब है, अतीक है, और दूसरी विंग में जाएंगे तो अल्गोल है, वट्टा है, सिकुंडा है, टर्शिया है, और आजू बाजू में 2 3 टिप्स का ऑब्जेक्ट दिखा है, जैसे कुछ नेबुला और स्टार क्लस्टर दिखा है। इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिलेशन के बारे में हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम यहाँ रुकते हैं, क्योंकि यहाँ सारे नाम आपको दिखेंगे, कैमिला पार्डेलिस, कैसियोपिया, एंड्रोमेडा। तो पहले स्टोरी जानते हैं। The story of this constellation is associated with the Greek hero Perseus. He was the son of Queen Danae and the grandson of King Acrisius, ruler of Argos. The oracle told king that he will be killed by Perseus, and the king decided to capture his daughter in dungeon. Zeus falls in love with her, and since it was not able to reach out to her, he disguised in a golden rain. ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती है इवन वेस्टर्न मैथोलॉजी की। तो भाई उसने अपने को सुनहरे सोने जैसे बारिश या क्या बोलेंगे ड्रिजलिंग में को परिवर्तित किया, और इसके कारण शी बिकेम प्रेग्नेंट। वंस द रेन फॉल इनटू हर लैप, उसके बाद ये सब हुआ। किंग वाज सुपर मैड एंड थ्रोन देम बोथ टू सी,
बट Zeus मैनेज टू सेव बोथ ऑफ देम। ये Zeus मतलब अपने इधर के इंद्र देवता, भगवान, ओके, भगवान लोगों के राजा। दे लैंडेड ऑन द island Seriphos. Later on, Danae was forced to be married, and Perseus did the best he could to prevent that and to save his mother. One time, he even promised his foster father the head of Gorgona Medusa, वही जो दैत्य थी जिसको बनाया गया था एक्चुअली। King believed he won't be able to succeed in this particular mission. इस काम में तो कोई कर ही नहीं पाएगा क्योंकि मेडुसा को हराना थोड़ा मुश्किल था। So he had the ability to turn every man to stone, but still decided Perseus to go. Athena, who was actually responsible for turning Medusa into the monster, provided the hero with the necessary equipment, tools, tackles, ideas. जैसे श्री कृष्ण भगवान ने आइडिया दिए पांडवों को, वैसे यहाँ पे अथेना ने परसियस को आइडियाज दिए। फाइनली Perseus killed this mortal Medusa and he later used her head to turn Cetus, the sea monster, to stone. ये सेटस क्या कर रहा था? ये सेटस एंड्रोमेडा को खाने वाला था, ओके, जो किसकी बेटी थी? वो कैसियोपिया की बेटी। He accidentally saw one lady tied to the rock and he noticed some kind of monster जो सेटस था, पानी से निकल के बाहर आके उसको खाने की कोशिश कर रहा था। फाइनली उसने सेटस को स्टोन में कन्वर्ट किया मेडुसा का सर इस्तेमाल करके और एंड्रोमेडा को बचा लिया और बाद में एंड्रोमेडा के साथ शादी की। इसी तरीके की स्टोरी जो है वो मराठी में है, जिसके बारे में ययाति नाम की नॉवेल यानी कादम्बरी लिखी गई खांडेकर जी द्वारा। उसको काफी सम्मान और अवार्ड्स मिले और उसमें शुक्राचार्य जी, वृषपर्वा राजा, ययाति एक राजपुत्र या बोल सकते हो वो भी एक किंग, और फिर देवयानी और शर्मिष्ठा, इनके इर्द गिर्द ये स्टोरी घूमती रहती है। इसमें देवयानी जो कन्या रहती है और शर्मिष्ठा जो है वो राजा की पुत्री रहती है, ओके। तो ना वो इसमें ज्यादा जाएंगे नहीं, हम जानेंगे एक एक तारे के बारे में। तारे के बारे में जानने के लिए हम चलते हैं उस चित्र में जहां हमने तारों को नंबर दिए हैं, नाम दिए, ओके। So let's talk about the Mirific. Mirific is actually Alpha Persei. Alpha Persei is a supergiant star belonging to the spectral class F5. It has visual magnitude of 1.806 and approximately 510 light years from us. It is the brightest star in the Perseus constellation and one of the brightest star in sky. क्योंकि दिखता है ये जब आप ये पर्टिकुलर कॉन्स्टिलेशन देखते हो। इसके ट्रेडिशनल नेम मिरफैक एंड अल्जेनिब है, बट बाद में इसी को मिरफैक मुकर्रर किया गया, अल्जेनिब दूसरे का नाम है। इन लोगों का मतलब ही होता है कि एल्बो और साइड रिस्पेक्टिवली इन अरेबिक। गैमा पेगेसी इन नियर बाय कॉन्स्टिलेशन पेगेसिस इज नाउ फॉर्मली नोन एज अल्जेनिब। अल्जेनिब का अभी नामकरण के हिसाब से इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिलेशन से कोई संबंध नहीं था। अल्गोल जो बीटा है, यहाँ आपको अल्गोल मैंने दिखाया है इस चित्र में, तो ये बीटा पर से है। द डेमन स्टार बोला जाता है, इज वन ऑफ द बेस्ट नोन स्टार इन द स्काई। इट वाज द फर्स्ट इक्लिप्सिंग बाइनरी स्टार एवर डिस्कवर्ड एंड वन ऑफ द फर्स्ट वेरिएबल स्टार टू बी फाउंड। अब ये इक्लिप्सिंग बाइनरी है, मतलब एक दूसरे को इक्लिप्स करने वाले बाइनरी स्टार वहां मौजूद है, तो इसके कारण इस पर्टिकुलर तारे की दिखने की ल्यूमिनोसिटी, इंटेंसिटी, ब्राइटनेस जो भी आप बोले, वो एक पर्टिकुलर पीरियड के हिसाब से कम ज्यादा होता है और इसी चीज को बोला जाता है वेरिएबल स्टार। तो ये इस टाइप का अनोखा स्टार है और यही चीज रिप्रेजेंट करती है बाकी चीजों को जो अलग के कैटेगरी में आते हैं। तो ये डेमन स्टार क्यों है? क्योंकि ये मेडुसा के सर में है, जो मेडुसा का सर उसने काटा हुआ है परसियस ने, उसमें बेटा परसी। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई चेक। आपको मेरी वॉइस क्लियरली आ रही है क्या? चैट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा नेटवर्क और इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम। या इट्स देयर। तो चलो, ओके ओके, थैंक यू। सो नाउ लेट्स गेट इनटू द बीटा परसे की हमने बात की। ट्रिपल स्टार सिस्टम है ये, मतलब अल्कोहल की बात कर रहा हूं मैं। प्राइमरी स्टार बीटा परसेई, उसको ए बोला है, विच इज द इक्लिप्सिंग बाय बीटा परसेई बी। द अपरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ सिस्टम इज 2.1 बट इट ड्रॉप्स टू द 3.4। कितने दिनों में? 2-3 दिनों में और 20 घंटों में। एंड बाप रे, इधर तो मिनट्स में है। तो स्टे डीमर फॉर अराउंड 10 आवर्स और उसके बाद उसकी इंटेंसिटी फिर से बढ़ने लगती है। अभी सेकेंडरी इक्लिप्स ऑकर व्हेन द प्राइमरी कंपोनेंट ऑकर्स।
ये सब टर्मिनोलॉजी आपको मालूम होनी चाहिए। ऑकल्ट क्या होता है, ट्रांजिट क्या होता है, इक्लिप्स क्या होता है। अल्कोहल इज अ प्रोटोटाइप फॉर द क्लास ऑफ स्टार नोन एज अल्कोहल वेरिएबल्स, जिसके मैंने ऑलरेडी बात आपको बताई। इसके बारे में ज्यादा आपको नहीं बता रहा हूं मैं, यही सोच के कि जैसे अवनीश ने क्लास शुरू होते पूछा कि मुझे कोई किताब चाहिए, तो मेरा तो ख्याल यही है कि हम बहुत ज्यादा सिलेबस एक क्लास में कवर करते हैं। आप सिर्फ इसको भी पढ़ेंगे तो आपके फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी एस्ट्रोनॉमी स्पेशली ऑब्जर्वेशनल और नेकेड आइज का ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी पे मास्टरी बनी रहेगी, जो बहुत जरूरी है आपको रेगुलर बेसिस पे इंस्पायर और इंकरेज करने के लिए कि एस्ट्रोनॉमी में आप बिजी रहे रेगुलर टाइम पे बेसिस पे। बट इसके अलावा आपको कुछ पढ़ना है तो क्लास, मेरी जो चौथी या पांचवी क्लास थी उसमें मैंने बुक का लिस्ट दिया हुआ। Now, even though alcohol A is more massive, it is still on the main sequence, while alcohol B is less massive at the subgiant evolutionary stage पे वो है। अभी इसमें एक रोशे लोब बना हुआ है। दिस इज बिकॉज द मोर massive star filled its रोशे लोब when it's become subgiant and most of its mass was transferred to the other star। अभी ये स्टोरी क्या है कि भाई एक तारा छोटा हो गया, दूसरा तारा उसके साथ बाइनरी मतलब गुरुत्वीय बल से जुड़ा हुआ है, और फिर भी एक दूसरे की तरफ वो मास ट्रांसफर कर रहे हैं। इस तरीके की चीजों का हैपनिंग सेलेस्टियल स्फीयर में देखा गया है, वही यहाँ पे हो रहा है, ये बताने की कोशिश हो रही है। द अलगल सिस्टम emits X-ray and radio wave flares. The X-rays are believed to be the result of two components because of the magnetic field interacting and mass transfer, जो मैं बता रहा था कि एक तारे से दूसरे तारे की तरफ उसका मास जो है खींच लेता है, ग्रेविटी है। The radio waves are supposed to have been created by magnetic cycle and the result of star magnetic fields being up to 10 times stronger than sun। सूरज के ऊपर जो आपको काले धब्बे दिखते हैं वो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है, और इसी के चलते वहां पे जो दिखता है इससे भी 10 गुना स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड इन तारों पे पाया जाता है। अभी इसके बारे में ज्यादा नहीं बताएंगे। अतीक करके जो मैं दूसरा तारा बता रहा हूँ, जो देखिए लास्ट में है, जिसको मेनखीब भी बोला जाता है, ये बेसिकली जीटा पर्सी है। और जीटा पर्सी इज अ ब्लू व्हाइट सुपर जायंट स्टार बिलोंगिंग टू द स्पेक्ट्रल क्लास B1। It is about 47,000 times more luminous than Sun. It has got apparent magnitude of 2.86 and it's approximately 750 light years distance from our solar system. Star Algol, sometimes called Ghul star or Demon star. Its name comes from the Arabic phrase Ras al Ghul. The phrase means head of the demon. Here, demon means the Medusa. So, Algol is also known as the demon star as it represents the Medusa's head. परफेक्ट स्टार फॉर द हॉलोवीन। अभी हॉलोवीन अपने यहाँ सेलिब्रेट नहीं होता है, वेस्टर्न एरिया में ये काफी इसका प्रचलन है, अमेरिका में वगैरह, तो वहां पे ये सारी चीजें यूज की जाती है। थ्री फेंटस स्टार टू राइट ऑफ द ऑलगॉल फॉर्म अ स्मॉल lopsided box. These stars are the stars which are connected to the sister of Medusa। तो उसके बारे में भी आप डिटेल में जाओगे तो आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी हमने अब तक जो नए बीच बीच में ज्वाइन किए उनको मैं सिर्फ स्लाइड दिखा देता हूँ, एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, जो लोग लेट ज्वाइन करते हैं मालूम नहीं। आज हम लोग पर्सियस कॉन्स्टिलेशन पढ़ने वाले हैं। यहाँ मैंने आपको उसका एक्चुअल दिखाया है कि कैसे इमेजिन किया है पर्सियस राजा को, यहाँ उसके आजू बाजू के कॉन्स्टिलेशन दिखाए। इतने सारे स्टार्स ओके टाइप की विजिबिलिटी से पर्सियस कॉन्स्टिलेशन में आते हैं। यहाँ उनके नाम दिए गए हैं जो प्रोमिनेंट है, और यहाँ मैं आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाहता हूँ। पहले ये देख लीजिए कि ये चीज है जिसको हम पर्सियस कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। कर भी देता हूँ, ड्रॉ भी कर देता हूँ। आप जो यहाँ पे देख रहे हैं, ओ ओ ओ बाप रे, ये सब बात कर रहा है। ये लिया। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये पर्सियस कॉन्स्टिलेशन, इतना ही नहीं, ये भी। अभी अगर मैं बोलूँ कि उसके आगे ये भी, तो ये कुछ इस तरीके से हुआ जो आपको नीचे दिखने वाला है, ये है। तो ये क्या है बताने की जरूरत नहीं, ये शू फ्लावर है या हिबिस्कस का फ्लावर है। और इसी हिबिस्कस के फ्लावर को
एक इमेजिन किया जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट द परसियस कॉन्स्टिलेशन। तो जो मैंने अभी डू किया उसको मैं अनडू कर देता हूँ और फिर रीडू कर देता हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि मैंने ड्रॉ क्या किया। तो ये मैंने ड्रॉ किया, ओके। ये जो मैंने ड्रॉ किया वो इस तरीके से दिखता है। अभी फिर से अनडू कर रहा हूँ। तो यहाँ जरूरी चीज हो जाती है कि यहाँ एग्जैक्टली दिखा क्या रहा है। ये जो है, ये है M45, अल्सियोने और कृत्तिका नक्षत्र का तारका गुच्छ है ये। तो ये चीज एक्चुअली परसियस कॉन्स्टिलेशन के साथ कनेक्टेड नहीं, बट जब इमेजिन हम करते हैं तो इस तरीके से उसको दिखाया जाता है। ये बहुत जरूरी है आपको समझना, ताकि आसमान में आप दूसरों को ये चीज दिखा पाए। यहाँ मैं थोड़ा प्रोमिनेंटली दिखा रहा हूँ। सपोज ये परसियस का हिस्सा आया, तो ये जो मैं M45 की बात कर रहा हूँ, जो मेसियर ऑब्जेक्ट है, वो किसका हिस्सा है? तो हो गया, बहुत तक ये हिस्सा है आपकी टॉरस कॉन्स्टिलेशन। ये टॉरस, इसमें आपको बहुत कुछ दिखेगा। तो ये जो टॉरस कॉन्स्टिलेशन का ये हिस्सा है, ओके, जो M45 नाम का तारका, खुला तारका गुच्छ, ओपन क्लस्टर बोलते हैं उसको, ओके। तो ये हमने देखा। अभी हम चलेंगे उसके इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के रिप्रेजेंटेशन को। यहाँ ज्यादा कुछ देखने लायक है नहीं, मैंने जो दिखाया वही है। अल्गोल का लोकेशन है, मेनकीब का लोकेशन है, अतीक का लोकेशन है, मिरफैक है, और इनके इंटेंसिटी पॉइंट ऑफ व्यू, उनकी जो सर्कल दी है, डार्क सर्कल को उस हिसाब से उन्होंने बड़ी छोटी बनाई। सो दिस इज ओवर। नाउ लेट्स गेट टू द डीप स्काई ऑब्जेक्ट। जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है, नोवा परसी। ओके, नोवा परसी क्या है? also known as GK Percy was the bright nova that occurred in 1901, आज से सिर्फ 120 साल पहले, with a peak magnitude of 0.2. It was the brightest nova of the modern times till 1980 when nova अकीली, अकीली क्या है? अकीला मतलब आपका गरुड़, वो भी एक कॉन्स्टिलेशन। GK Perseus subsequently faded to magnitude 12-13, but that had occasional outbursts of magnitude 2-3. In last 30 years, the outbursts have become pretty regular and last about 2 months every 3 year or so, which makes GK Persei resemble not a typical nova but a dwarf nova type cataclysmic variable star. मैं नोवा की बात कर रहा था, मैं कभी सुपरनोवा की बात करता हूँ। नोवा मतलब एक तारे से दूसरे तारे की तरफ जाने वाला जो खींचने वाला मास है, उससे जो तारा फिर से शुरू हो जाता है, दैट इज अ नोवा, ओके। नवतारा जिसको बोलते हैं मराठी में। तो ये जो नवतारा है, इस जैसे बनता है फिर से रिस्टार्ट होता है साइकिल, तो इंटेंसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ती है। ये साइकिल पर्टिकुलरली इस तारे के मामले में 3 साल के आसपास का लगभग है, और ये प्रक्रिया चल रही है 1901 से, मतलब आज से 120 साल पुरानी प्रक्रिया है। अभी यहाँ उन्होंने वही नोवा दिखाने की कोशिश की है। आपने देख लिया होगा, ये पकड़ के मैं आगे चल। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट M34 इज द ओपन क्लस्टर विद विजुअल मैग्नीट्यूड ऑफ 5.5, 1500 लाइट ईयर्स की दूरी पे है, और तकरीबन 200 से 250 मिलियन ईयर्स पुराना है। 400 तारे हैं इसके अंदर। ये पूरा जो जमावड़ा है, ये तकरीबन 7 लाइट ईयर्स की रेडियस में बैठा हुआ है। इसको ढूंढने का काम इटालियन एस्ट्रोनॉमर बेटिस्टा होदियरना, इसने 17वीं सेंचुरी में किया, और कैटलॉग में भी डाल दिया मेसियर की। गुड कंडीशन इट अपीयर्स एज अ ब्लरी पैच ऑफ स्लाइटली नॉर्थ ऑफ द लाइन ऑफ अल्गोल। अल्गोल, अल्माक, गामा एंड्रोमेडी के बीच में ये दिखता है। ओपन क्लस्टर्स की आसमान में कोई कमी नहीं है, बट ये प्रोमिनेंट है, इसलिए इसके बारे में हमने यहाँ बात। अभी हम क्या बात करेंगे? लिटिल डम्बेल नेबुला, जिसका दूसरा नाम M76 है, NGC 650, 651 भी बोला जाता है। ये प्लानिटरी नेबुला है परसियस में। मैग्नीट्यूड 10 के आसपास है, मतलब नेकेड आई वगैरह से या बाइनोकुलर से दिखेगा ही नहीं। 2500 लाइट ईयर्स पे है सोलर सिस्टम से,
और कॉर्क नेबुला एंड द बारबेल नेबुला, ये भी द लिटिल डम्बेल नेबुला owes its name to the डम्बेल नेबुला of Messier 27 इन कॉन्स्टिलेशन वल्पिकुला। मतलब डम्बेल नेबुला नाम का एक जो नेबुला वल्पिकुला मतलब जम्बू नाम के कॉन्स्टिलेशन में है, उसी के जैसा ये दिखता है, इसलिए इसे लिटिल डम्बेल नेबुला बोला जाता है। आगे हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की, जिसका नाम है पर्सियस मोलिकुलर क्लस्टर। ये क्या है, आप चित्र देखने का काम करिए, मैं एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। ये जायंट मोलिकुलर क्लाउड है, स्टेलर नर्सरी है, जिसमें तारों का जन्म होता है 600 लाइट ईयर्स फ्रॉम आवर सोलर सिस्टम। 6 आर्क मिनट बाय 2 आर्क मिनट ये साइज है इसकी। एंड इट्स नॉट वेरी ब्राइट, बट इसको इंफ्रारेड वेवलेंथ के रेंज में देखा जा सकता है। इसके अंदर दो बेसिकली क्लस्टर्स हैं, IC 348 NGC 1333। बोथ क्लस्टर्स आर साइट ऑफ लो मास स्टार फॉर्मेशन। छोटे वजन वाले तारों का बनना यहाँ रेगुलरली देखा गया है। ये है परसियस क्लस्टर, उसका रीजन स्काई का आपको दिखाया गया है। तकरीबन मैंने जैसे बोला कि 2017 में फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट स्टडिंग डाटा फ्रॉम द नासा चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी फाउंड अ जायंट वेव ऑफ गैस rolling through the Perseus cluster. That wave looked like an enormous version of the waves that scientists were familiar with, called Kelvin-Helmholtz waves, which occurs when two fluids pass each other, like wind blowing over the water. Researchers figured out that the waves resulted from much smaller galaxy cluster passing by the Perseus cluster closely enough to cause the disturbance. आपको आसमान में बहुत सारे डिस्टर्बेंस होते हैं, उसी के दरमियान कोई बहुत बड़ा सेलेस्टियल इवेंट हो जाए तो ग्रेविटेशनल वेव्स तैयार होती है, और वो भी पहुंचती है और उसको भी डिटेक्ट किया जाता है। ये हमने लिगो के द्वारा देखा पिछले ही साल। तो इस तरीके से 270 घंटे का पीरियड का एक्यूमुलेशन करते हुए सेंट्रल रीजन ऑफ परसेस के गैलेक्सी में फोटो ली गई। पहले इस फोटो को देख लीजिए, ये परसेस क्लस्टर है। इसमें कैसे रीजन बने हैं मुझे भी कुछ ज्यादा समझा नहीं, बट इट वाज देयर, सो आई थॉट दैट आपको एक थोड़ा आइडिया आए। ये परसेस क्लस्टर का दूसरे तरीके से फोटो है। इसमें दो आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे मैंने बात किया वैसे दो सेपरेट एरियाज ऑफ द हाई डेंसिटी। और अभी हम बात करें कि 270 घंटे का चंद्राज एक्सरे ऑब्जर्वेटरी से ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो चित्र हमारे हाथ लगा है फोटो, वो यहाँ आपके सामने है। इट रिवील्स एविडेंस ऑफ टर्मोइल दैट हैज wrecked the cluster of hundreds of millions of years. One of the most massive objects in the universe, cluster contains thousands of galaxies immersed in a vast cloud of multi-million degree gas with a mass equivalent to the trillions of suns. Enormous bright loops, ripples, jet-like streaks are apparent in this image. अभी ये सब जो बताया गया, जिसको मैंने पढ़ा और आपको बताया, बट रियली स्पीकिंग ये सारी चीजें समझने के लिए आपको उस फील्ड में एक्टिव होना पड़ेगा आपके ग्रेजुएशन के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन करते वक्त। इस तरीके की चीजों के लिए आपको आपका इंटरेस्ट जो है वो सही तरीके से अभी से ही आइडेंटिफाई करना होगा। आगे जाएंगे, डबल क्लस्टर की बात करेंगे। डबल क्लस्टर NGC 869 is the name for the two bright open cluster NGC 884 and 869 located in the Perseus constellation। आपको यहाँ दो डेंसिटी पैच भी दिख सकते हैं, जिनको मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ आपको। ये एक पैच है और ये एक पैच। तो ये दो डबल क्लस्टर का चित्र है जो आपको बताए। दे आर 7,600 एंड 7,800 लाइट ईयर डिस्टेंस फ्रॉम अस। हमारी बात करें तो हमसे इतने दूरी पे है। अभी बात करेंगे कैलिफोर्नियम नेबुला, सॉरी उसके पहले हम बात करते हैं NGC 1333। ये रिफ्लेक्शन नेबुला है, मतलब यहाँ वहां से आई हुई लाइट वो जो बादल है हाइड्रोजन का और बाकी गैस का, उससे रिफ्लेक्ट हो रही है, इसलिए उसको रिफ्लेक्शन नेबुला बोला जाता है। इसकी साइज भी तकरीबन 6 आर्क मिनट बाय 3 आर्क मिनट है एंड हैज अपरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ 5.6।
इसका डिस्टेंस जो है हमसे तकरीबन 1000 लाइट ईयर्स की दूरी पे है। ये सारे चित्र जो लिए जाते हैं हबल स्पेस टेलीस्कोप से लिए जाते हैं, इसलिए इतने सुंदर दिखते हैं। हमारे टेलीस्कोप से ये सब चीजें नहीं दिखेंगी। ऐसी एक कैलिफोर्नियम नेबुला है, जिसका नाम इसलिए आया क्योंकि उसका आउटलाइन जो है कैलिफोर्निया के मैप जैसा है। उसके बहुत लॉन्ग एक्सपोजर फोटोज लिए गए हैं। उसका भी साइज तकरीबन यही 1000 लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पे है, और विजुअल मैग्नीट्यूड लगभग 6 के आसपास है। अभी परसियस को छोड़ने के पहले और 10वीं के क्लास में एंट्री करने के पहले आपको बता दूं मैं कि परसियस का जो मिटियोर शॉवर है, जिसको परसीड मिटियोर शॉवर बोला जाता है, हैज टू मिटियोर शॉवर एसोसिएटेड विद इट। एक है सितंबर का परसिड और एक स्टार्टिंग इन जुलाई एंड पीकिंग इन अगस्त। Perseid meteor shower is one of the most reliable celestial shows delighting Earth every year. The shower is caused by Earth passage through the debris left over by the comet Swift-Tuttle. Orbital period है तकरीबन 133 साल का, and which last passed closely of Earth by 1992. 1992 में ही पास हुआ है अर्थ के आसपास से। तो वहां जो डेब्रिज छोड़ के गया वो काफी ज्यादा है, और उसी के कारण जो ये परसीड देखने मिलता है उसमें काफी अच्छी सेलेस्टियल दिवाली हमको देखने मिलती है। इसका स्पीड वगैरह जो है उसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। कॉमेट स्विफ्ट टटल इज द रीजन फॉर द परसीड मीटियोर शावर, इतना आप याद रखिए। अभी चलते हैं हम 10th के क्लास में। तो पहले देख लूं कि है कितने लोग आज अपने क्लास में जो 10th के हैं। तो मेरे ख्याल से तो कोई नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे। है एक दो लोग, जस्ट गिव मी सेकंड, मुझे देख लेंगे। आचार्य अथर्व है। ओके, कोई अकेला अथर्व है। तो भाई अथर्व के लिए हम पढ़ा देते हैं, आपको भी एक आइडिया आ जाएगा। इट इज इंटरेस्टिंग। ओके, स्पेस मिशंस के बारे में पढ़ना है आपको 10वीं के क्लास में। ऐसा स्टेट गवर्नमेंट को लगता है, ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं दिया, बट बहुत अच्छे से एस्केप वेलोसिटी का कैलकुलेशन, क्रिटिकल वेलोसिटी का कैलकुलेशन, जो आपके स्पेस प्रोब्स है उसमें स्पेसिफिकली जो सैटेलाइट लॉन्चिंग है उसके जो लॉन्च व्हीकल्स है उनकी जानकारी, सैटेलाइट्स के टाइप्स की जानकारी, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से देने का प्रयास किया गया है। तो ज्यादा डिटेल में न जाते हुए ये जो 4 सवाल है, आप सबको मालूम है स्पेस क्या है। यानी वॉइड बिटवीन द टू सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट इन आवर यूनिवर्स। स्काई क्या है? आप हमारे अर्थ के ऊपर जो नीली नीली चद्दर लगी हुई लगती है, छतरी लगी हुई लगती है, उसको हम स्काई बोलते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स है, सूरज है, मिटियोर्स है, एस्टेरॉइड्स है, कॉमेट्स है, नेचुरल सैटेलाइट्स है। व्हाट इज मीन बाय द सैटेलाइट? सैटेलाइट जो पर्टिकुलर सेलेस्टियल बॉडी के अराउंड ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड के हिसाब से घूमता है। हाउ मेनी नेचुरल सैटेलाइट डज अर्थ हैव? ओनली वन, दैट इज मून। नाउ वी विल डू द रीडिंग। Man has always curious about the unknown places, and he has always been eager to expand the horizons of his knowledge by exploring the unknown world. He must have had deep curiosity about the space and many twinkling stars in a dark sky. He must have had dreams to fly to the space and must have been working for that. यहाँ जो बताया ये कोई बताने की चीज नहीं है, आप सबने उसको पढ़ा होगा, और मैं पढ़ रहा था तभी सुन के समझा भी होगा। तो स्पेस मिशन में ही चलेंगे। Substantial development in technology, especially space technology, in the latter half of the 20th century. 20th century मतलब ये साल नहीं, 20th century मतलब 1900 वाले सारे साल। तो 1900 वाले सब साल में जो सेकंड हाफ होता है वो 1951 से शुरू होता है। तो 1951 के बाद जो जद्दोजहद हुई, जिससे जो स्पेस टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आया, स्पेस क्राफ्ट मेकिंग में जो आया, ये सारी चीजों के चलते थाउजेंड्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट पृथ्वी के अराउंड डाले गए। एडिशनली स्पेस मिशंस हैव बीन अंडरटेकन फॉर क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ द वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन द सोलर सिस्टम। हम इस सारी चीज के बारे में पढ़ें। तो सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे,
कोई प्लैनेट्स या बाकी चीजों का ऑब्जर्वेशन करने के लिए जो ऑर्बिटर मतलब घूमने वाली चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और कुछ मिशन जो होते हैं वो उस प्लैनेट को जाते जाते बाय बोलते चले जाते हैं, उसको बोलते हैं फ्लाई बाय। फ्लाई बाय मतलब नियर बाय से पास होना। बाय का मतलब बी वाई ई नहीं है, वहां पे बी वाई। ओके, आजू बाजू से गुजरना। वी कैन क्लासीफाई द स्पेस मिशन इनटू टू कैटेगरीज, ये बहुत जरूरी है। In one type of mission, the objective is to put artificial satellite in orbit around the Earth for the research and other useful application. एक में काम है कि कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी के अराउंड ऑर्बिट में डाल देना, जिससे संशोधन और कोई और मानवता के लिए उपयोगी काम हो सके। दूसरे मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? स्पेस क्राफ्ट को आउटर स्पेस में फॉर क्लोज ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग का ऑब्जेक्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। जैसे वोयाजर भेजा गया था, किसके लिए? गुरु के ऑब्जर्वेशन। फिर बाद में क्या भेजा गया? कैसिनी, किसके लिए? शनि के रिंग के ऑब्जर्वेशन के लिए। ऐसे कई सारे स्पेस प्रोब। केपलर प्रोब भेजी गई, किसके लिए भेजी गई? ताकि जो भी स्टार्स है उस स्टार्स के इर्द गिर्द घूमने वाले प्लैनेट्स जो है क्या वो पृथ्वी की तरह हैबिटेबल है कि नहीं, ये चेक करने के लिए केपलर स्पेस प्रोब भी छोड़ा गया। तो यही चीज मैंने यहाँ बताई है। हम आगे चल सकते हैं मेरे ख्याल से। अभी थोड़ी हिस्ट्री बताएंगे लोग। आपको पता है क्या कि फर्स्ट पर्सन स्पेसक्राफ्ट द्वारा आसमान में कौन गया? तो यूरी गैगरिन। ही ऑर्बिटेड अर्थ इन 1961। जिस ऊंचाई पे वो उड़ रहे थे वो तकरीबन 327 किलोमीटर की दूरी पे थी पृथ्वी की सतह यानी सरफेस से। इसी तरीके से मून के ऊपर पहला कदम रखने वाला 1969 में यूएसए का नील आर्मस्ट्रांग था। राकेश शर्मा इंडिया की तरफ से 1984 में रशियन स्पेसक्राफ्ट में चले गए। कल्पना चावला जी, सुनीता विलियम्स इंडियन ओरिजिन के लोग थे जिन्होंने स्पेस एक्सप्लोरेशन में और मिशन में पार्टिसिपेट किया नासा की तरफ से, जो नासा का लॉन्ग फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्या आप रिकॉल करेंगे? विच टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप्स आर ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ? हमने पढ़ा ऑप्टिकल होते हैं, फिर एक्सरे टाइप के भी होते हैं, माइक्रोवेव टाइप के भी होते हैं, बाकी बहुत सारे टाइप के होते हैं। बट ऑप्टिकल में स्पेशली रिफ्लेक्टिंग, रिफ्रैक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग की मिक्स टेक्नोलॉजी वाले भी होते हैं। व्हाई इट इज नेसेसरी पुट देम इन स्पेस? उनको स्पेस में डालना इसलिए जरूरी है कि ऑप्टिकल टेलीस्कोप से पृथ्वी के सरफेस से ऊपर से किया हुआ ऑब्जर्वेशन इतना क्लीन एंड क्लियर नहीं होता, क्योंकि एटमॉस्फेयर इंटरफेयर करता है। एक्सरेज तो पृथ्वी तक पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि एटमॉस्फेयर रोक देता है। तो इस तरीके की चीजें की जानकारी पाने के लिए एटमॉस्फेयर के ऊपर के लेयर में आपको टेलीस्कोप को रखना पड़ता है, और उसी के लिए आप सैटेलाइट के जरिए या फिर लॉन्चिंग सिस्टम के जरिए या स्पेस शटल के जरिए उनको वहां भेजते हैं। अभी बताइए, वेयर डज द सिग्नल इन यूर सेल फोन कम फ्रॉम? वेयर फ्रॉम डज इट कम टू मोबाइल टावर? दो सवाल है इंपॉर्टेंट, कि आपके सेल फोन में सिग्नल कहाँ से आता है, और मोबाइल टावर पे सिग्नल कहाँ से आता है? वेयर डज द सिग्नल टू यूर टीवी कम्स? एंड you may have seen photographs showing the position of monsoon cloud over the country in newspaper. How are these images obtained? सबका जवाब क्या है? सबका जवाब है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सिर्फ एक सवाल छोड़ के, वेयर डज द सिग्नल इन यूर सेल फोन कम्स फ्रॉम? इसका जवाब है मोबाइल टावर से आता, जो आपकी बिल्डिंग्स पे ऊपर वगैरह लगा है। तो ये जो हमने पढ़ा, अभी चलेंगे इंटरेस्टिंग पार्ट में। यहाँ उन्होंने दिखाया, जरा देखिए गौर से इस डायग्राम को। मोबाइल पे जो सिग्नल आ रहा है वो टावर से आ रहा है, टावर के पास जो सिग्नल आ रहा है वो सैटेलाइट से आ रहा है, और टीवी के, वो बिल्डिंग के बगल में एक छोटा टीवी का डिश है, ये देखो, वो टीवी के डिश में सिग्नल जो है वो सैटेलाइट से आ रहा है। अभी कोई मुझे ये बताएगा कि टीवी में सैटेलाइट से डायरेक्ट सिग्नल आता है, उसमें कोई टावर नहीं होता, जबकि मोबाइल के लिए टावर की जरूरत है। क्यों? रीजन ऑब्वियस है। टीवी का जो डिश होता है वो काफी बड़ा होता है, और उसमें उसके कारण सिग्नल कलेक्ट करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है।
मोबाइल छोटी चीज है, तो मोबाइल सैटेलाइट से डायरेक्ट कनेक्ट करने में ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा और मैकेनिज्म भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए टॉवर एक इंटरमीडिएट जरिया है जो सिग्नल को एम्पलीफाई करने का, बूस्ट करने का और क्वालिटी बनाए रखने का काम करता है। इसका मतलब सैटेलाइट फोन नहीं होते क्या? सैटेलाइट फोन होते हैं, 100% होते हैं, और वो डायरेक्ट सैटेलाइट से भी कम्युनिकेट करते हैं। ओके। नीड ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेस मिशन पढ़ ले। द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज क्यों बोला जाता है, ग्लोबल शहर क्यों नहीं बोला जाता? कारण इसका ये है कि गांव में लोग एक दूसरे से काफी अच्छे से जुड़े रहते। शहरों में नॉर्मली अपोजिट फ्लैट में कौन रहता है ये भी नहीं पता। तो जो जहाँ पे दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे से कंटिन्यूस कांटेक्ट में है, ऐसे रिप्रेजेंटेशन के लिए हमेशा ही दुनिया को ग्लोबल विलेज बोला जाता है। टुडे वी कैन कांटेक्ट अ पर्सन इन एनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड विद इन अ सेकेंड। फोन के जरिए आप आपके दोस्तों के साथ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में कहीं पे भी बात कर सकते हो। वी कैन गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ल्ड वाइड इवेंट्स सिटिंग एट होम। घर बैठे हम लोग जानकारी भी ले सकते हैं न्यूज द्वारा। You all know the importance of internet. Due to internet, every information is available at our fingertips, and it has become possible to get advanced alert about the natural calamities and take proper precautions. सुनामी आने वाला है कि बारिश आने वाली है कि साइक्लोन आने वाली है कि कम दबाव का हवा का बेल्ट पट्टा तैयार होने वाला है, सारी चीजें जो है हमको सटीक तरीके से बताने का काम आर्टिफिशियल के ऊपर रखे हुए सिस्टम करते रहते हैं। तो ये जो हमने सैटेलाइट 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 इतनी बार बोला, तो काम तो 50 तरीके के हो गए। कभी मोबाइल को चलाना है, कभी टीवी को चलाना है, कभी हवामान का अंदाजा बताना है, कभी मिलिट्री को एयर स्ट्राइक करने के लिए लोकेशन पिन पॉइंट करना है, कभी आपको महाबलेश्वर जाना है तो जीपीएस में महाबलेश्वर सेट करके देना है। तो ये सारी चीजें एक ही सैटेलाइट करता है क्या? जवाब है ऑब्वियसली नहीं। तो कौन करता है ये आगे पढ़ेंगे, तब तक ये जो पैराग्राफ बचा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। During war, it is possible to get information about the actions of enemy through the aerial surveillance using satellite. It is also possible to explore the fossil rivers, reserves, and minerals in the earth. Thus, there are unlimited application of space missions. Today, space technology is an inevitable part of the development of nation. आप समझ ही चुके होंगे कि मैंने एक बात आपको नहीं बताई, वो भी उन्होंने यहाँ कवर की, कि पृथ्वी जो भंडार है बहुत सारे एलिमेंट्स का, कंपाउंड्स का और नेचुरल रिसोर्सेस का, उनको ढूंढने का काम आजकल कोई भी लालटेन लेके या मोमबत्ती लेके नहीं करता है। उसके लिए सीधे सीधे सैटेलाइट से इमेजिंग किया जाता है, और उस इमेजिंग को एग्जिस्टिंग डाटाबेस के साथ कंपेयर करके फिर एक्स्ट्रापोलेटेड रिजल्ट्स एक मोटा मोटी अंदाजा बताते हैं कि कौन से जगह पे कौन से नेचुरल रिसोर्स होने की ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट की अभी हम बात करेंगे। नेचुरल सैटेलाइट इज एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग अर्थ और एनी अदर प्लैनेट। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। Some other planets in solar system have two or more natural satellites. Similar, if man-made object goes around the Earth at any other planet in a fixed orbit, it is called artificial satellite. तो 10.1 में जो भी चीज दिखाई गई है वो है आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अभी हम पढ़ेंगे फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक। यहाँ बाजू में 10.2 में दिखाया गया है। फ्रिक्शन कम हो, इजी हो सब कुछ, इसलिए उसको स्पेरिकल बनाया गया था। आप इस चीज को समझ ही सकते हो क्योंकि आप लोग क्रिकेट खेलते हो तो बॉल स्पेरिकल होता है, रेक्टेंगुलर या ट्रायंगुलर नहीं होता है। The first artificial satellite Sputnik was sent to space by the Soviet Union in 1957. Today, more than 1,000 satellites are orbiting the Earth. The satellites work on solar energy, and solar photovoltaic panels are attached on the both sides of the satellites like wings. पंख की तरह जुड़े रहते हैं, और इनके ऊपर से परावर्तित हुआ सनलाइट लेट में भी हमको दिखता है, और उसी के कारण सैटेलाइट का नेकेड आई से ऑब्जर्वेशन सनसेट के बाद या सनराइज के पहले हो सकता है हल्का फुल्का। इंस्ट्रूमेंट्स आर इंस्टॉल्ड इन सैटेलाइट टू रिसीव एंड ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम एंड टू द अर्थ। ये जो चीज है ये आप समझ चुके हैं।
The satellites have various other types of instruments depending on their functions. One such satellite is shown in 10.1, जो हमने देखा. Signal transmitted from the Earth to the satellite and from the satellite to mobile tower and mobile phone are also shown. These satellites are sent into space to perform various functions. Depending on their functions, satellites are classified into following categories. जो कैटेगरीज मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, पर उसके पहले कुछ शॉर्ट फॉर्म पढ़ लेते हैं जो आपको याद भी रखने हैं. Prepare a PowerPoint presentation showing India's contribution in space research and present it in the class. Use of ICT. ICT मतलब क्या है? Information and Communication Technology. ये क्या है? मतलब इंटरनेट. तो आईटी का जो इवोल्यूशन आया है और इस आईटी के चलते हमारे फिंगर टिप्स पे अभी दुनिया की जानकारी है, उसका इस्तेमाल करते हुए हमको एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाना है कि इंडिया ने स्पेस रिसर्च में क्या क्या कंट्रीब्यूट किया, और इसको आपको क्लास में प्रेजेंट करना है. आप अपने लिए बना के रखिए, जब आपका स्कूल चालू हो जाएगा तो वहां आप प्रेजेंट कर सकते हैं. आप जब इधर मेरे यहाँ कुछ ऑब्जर्वेशन के लिए आएंगे तो तभी भी आप ये प्रेजेंट करना चाहोगे तो कर सकते हैं. इनसैट मतलब इंडियन नेशनल सैटेलाइट. जीसैट मतलब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट. या अर्थ के स्पीड से घूमता है, जैसे कि अर्थ के स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर स्टेडी स्टेट में चला गया. IRNSS का मतलब होता है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम. IRS का मतलब होता है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट. जहां भी एस आ गया, नॉर्मली यू विल सी सिस्टम और सैटेलाइट. GSLV में जी है जियो सिंक्रोनस, एस है सैटेलाइट, एल है लॉन्च और पी है व्हीकल. PSLV में पी है पोलार, बाकी सब है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. ये सारे लॉन्ग फॉर्म प्लीज याद रखिए, कहीं ना कहीं आपको काम आएंगे. इतना खत्म करके हम रुक जाएंगे. दो तीन स्लाइड है बट वो आपको समझने के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, तो हम उसको अगली बार कवर करेंगे. टाइप्स ऑफ सैटेलाइट. जो हवामान का अंदाजा बताता है वो वेदर सैटेलाइट है. जो कम्युनिकेशन मतलब मोबाइल वाला संभालता है उसको हम बोलेंगे कम्युनिकेशन सैटेलाइट. जो टीवी दिखाने का काम करता है उसको बोलेंगे ब्रॉडकास्ट वाला. और जो जीपीएस की मदद करने में मदद करता है वो नेविगेशनल वाला. जो मिलिट्री को प्रेसाइज एनिमी लोकेशन और बॉम्बिंग वगैरह करने के लिए सपोर्ट करता है वो है मिलिट्री सैटेलाइट्स. और अर्थ का ऑब्जर्वेशन फॉर द नेचुरल रिजर्व्स एंड अदर थिंग्स के लिए जो इस्तेमाल होता है उसको बोला जाता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट. कितने टाइप के होंगे? तकरीबन 6. इस 6 में सैटेलाइट का फंक्शन क्या है और उसको लॉन्च करने के लिए इंडियन स्पेस प्रणाली जो है वो क्या इस्तेमाल करती है लॉन्च व्हीकल, ये चार्ट में बताया गया. इसको हमेशा याद रखिए क्योंकि ये इजी है. वेदर सैटेलाइट क्या करता है? स्टडी एंड प्रेडिक्शन ऑफ वेदर. किस क्या है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट एंड GSAT जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चर. GSLV मतलब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. तो GSLV इसका लॉन्चर है और जिस प्रणाली से ये घूमता है वो जियो सिंक्रोनस इंडियन नेशनल सैटेलाइट की प्रणाली है. तो मतलब कहाँ घूमेगा ये? अर्थ के इस तरीके से घूमेगा कि अर्थ उसी स्पीड में चलती रहेगी और एक लोकेशन पे वो ध्यान देता रहेगा. यही चीज चाहिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट को करना है. तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी GSLV से लॉन्च होता है और प्रणाली पे चलता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट. अभी चलते हैं ब्रॉडकास्टिंग में. ब्रॉडकास्टिंग में भी वही दिखेगा आपको, सेम टू सेम. नेविगेशनल सैटेलाइट में GSLV को रिप्लेस कर दिया PSLV, क्योंकि लॉन्च अभी इक्वेटोरियल बेल्ट में नहीं करना है, पोल टू पोल लॉन्च करना है. मोस्टली इसको एंगल भी रहेगा और इसके कारण इसकी जो सटीकता है एक पर्टिकुलर जगह की बताने की वो ज्यादा अच्छी रहती है. इसलिए नेविगेशनल यानी जीपीएस सिस्टम जो है उसके लिए इसकी मदद ली जाती है. मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए भी इसी की मदद लेनी होती है और अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए भी यही प्रणाली का इस्तेमाल होता है. सिर्फ जो सिस्टम है वो है रिमोट सेंसिंग सिस्टम और ऊपर का जो है वो रीजनल, मैं ही भूल गया हूँ क्या है, रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम. ओके, तो ये है आपके आर्टिफिशियल सैटेलाइट के टाइप्स. दो तीन चीजें छूट गई है.
वो अगली बार कवर करेंगे विद बचा हुआ 10th का सिलेबस। इसमें कुछ सिंपल से सम्स भी है। अगर नहीं करने हैं ऐसा आप सब लोग बोलोगे, जिस क्योंकि आप सब में से कोई भी 10th में नहीं है तो नहीं करेंगे, बट अगर आप चाहते हो तो अगली बार इसको हम मोस्टली खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो हमने इस चार्ट तक खत्म किया। बहुत दिन से आप लोगों से बात नहीं हुई। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हो, क्योंकि अपने पास एक दो 4 मिनट है। हाउ ब्लू शर्ट पर्सन टेकिंग सिग्नल डायरेक्ट फ्रॉम देख लेता हूँ भाई इनको। मैंने ब्लू शर्ट वाले हम, हाँ, मैं आपको बोला ना, एक स्पेशल टाइप का फोन होता है जिसको हम बोलते हैं सैटेलाइट फोन। ओके, हमारा मोबाइल फोन हमको वो मोबिलिटी देता है। एक होता है लैंडलाइन फोन, जो लैंड के मतलब लैंड के ऊपर, टेबल के ऊपर वायर से, केबल से जुड़ा हुआ। तो आपका नाम सूर्य नारायण है कि ये पिताजी का नाम है? व्हाट इज योर नेम? जस्ट पुट इट इन द चैट बॉक्स। आप लोगों का नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, इसलिए रिस्पांस फास्ट नहीं आता, मैं समझ सकता हूँ। तो ये जो ब्लू शर्ट वाले जो भैया है वो सीधा सैटेलाइट से ले रहे हैं, क्योंकि शायद वो सैटेलाइट फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस तरीके की प्रणाली, ओके, सही। सही जो है ये इस तरीके की प्रणाली मौजूद करती है। और इसलिए लोग अगर चॉपर में बैठे हैं या हवाई जहाज में भी बैठे हैं तो फोन पे बात कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर सैटेलाइट होता है। तो सैटेलाइट फोन के ऊपर इस तरीके की पाबंदी नहीं होती है, मतलब कैपेबिलिटी रिस्ट्रिक्शन नहीं, बट इस्तेमाल नहीं करना होता है, क्योंकि हवाई जहाज के चलने के प्रक्रिया के साथ वो इंटरफेयर करता है। इसलिए नॉर्मली वन आपको आपका मोबाइल फोन भी बंद करने बोला जाए। इज इट ओके सही? आयुष बड़गुजर भी लिख रहा है सही बता। यस, ओके, ठीक ठीक। तो अभी और आपके कुछ सवाल नहीं है? देन वी विल स्टॉप हियर। बोल दीजिए क्या करना है। शैल वी स्टॉप हियर? यस और नो? कोई सवाल नहीं तो रुकना ही सही होगा। नो क्वेश्चंस? सो वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर डे। गुड नाइट। यू मे प्लीज लीव द क्लास। थैंक यू। गुड नाइट। चलिए चलिए, जल्दी जल्दी क्लास लीव करिए।